हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा अगला पाठ, जो कि है पाठ 3, भारतीय मरुस्थल यानी कि इंडियन डेजर्ट के बारे में बच्चों हम यहाँ पढ़ेंगे। देखिए, भारत में अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम तथा पश्चिमी किनारे पर बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मरुस्थलीय मैदान है, जिसे थार का मरुस्थल यानी कि थार डेजर्ट कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये है थार डेजर्ट का रीजन। ठीक है, तो बच्चों देखिए, सतलुज बेसिन के दक्षिण पश्चिम में एक अत्यधिक गर्म, शुष्क और रेतीला क्षेत्र स्थित है। इस क्षेत्र को महान भारतीय मरुस्थल या थार मरुस्थल कहते हैं। यहाँ अत्यधिक कम जल तथा वनस्पति होती है। यह क्षेत्र रेतीला तथा चट्टानी है। ओके स्टूडेंट्स, स्थिति तथा आकार यानी कि पोजीशन एंड साइज देखेंगे बच्चों। सबसे पहले महान भारतीय मरुस्थल के पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा है। मरुस्थल के पूर्व में अरावली की पहाड़ियां स्थित है। दक्षिण में मरुस्थल गुजरात के कच्छ की नीची भूमि को छूता है, जो पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान बनाती है। ठीक है, यह लगभग 500 किलोमीटर लंबी तथा 100 से 300 किलोमीटर चौड़ी है। रेत के डिब्बे, अब रेत के टिब्बे के बारे में बच्चों हम यहाँ पर पढ़ेंगे हम। ठीक है, महान भारतीय मरुस्थल एक रेतीला तथा पथरीला मैदान है। इसमें अनेक स्थानों पर चट्टानें और छोटी छोटी पहाड़ियां दिखाई पड़ती हैं। रेत के बड़े बड़े ढेर मिलते हैं, जिन्हें रेत के टिब्बे कहते हैं। लगातार चलने वाले धूल के तूफान रेत के टिब्बों को दूर के स्थानों तक स्थानांतरित कर देते हैं। इससे रेत के टिब्बे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। इस प्रकार रेत के टिब्बे एक ही स्थान पर नहीं बने रहते, इनका स्थान बदलता रहता है तथा इनकी आकृति व आकार भी समय समय पर बदलते रहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आता है जलवायु यानी कि क्लाइमेट। मरुस्थल में गर्मियों का मौसम बहुत अधिक गर्म होता है। तो बच्चों यहाँ बता रहे हैं कि मरुस्थल में जो गर्मियों का मौसम है वो बहुत अधिक गर्म होता है। दिन भर तेज आंधियां चलने के कारण रेत उड़ती रहती है, जिससे आदमी का चलना भी कठिन हो जाता है। गर्मी में यहाँ दिन बहुत गर्म परंतु रातें बहुत ठंडी होती हैं। सर्दियों में भी दिन गर्म और रातें बहुत ठंडी होती हैं। यहाँ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेत बहुत जल्दी गर्म और बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। ठीक है, फिर पढ़ते हैं बच्चों जल और वनस्पति यानी कि वाटर एंड वेजिटेशन के बारे में। यहाँ वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है। कुछ भागों में तो लोग पीने के पानी को भी तरस जाते हैं। पीने का पानी लेने के लिए स्त्रियों को दूर दूर तक जाना पड़ता है। पानी की कमी के कारण यहाँ वनस्पति की भी भारी कमी है। यहाँ दूर दूर तक पेड़ पौधे दिखाई नहीं देते। कहीं कहीं पर ठीकर, बबूल, नागफनी एवं कटीली झाड़ियां दिखाई देती हैं। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ देख सकते हैं कैक्टस का ट्री यहाँ पर है। तो इस तरीके की झाड़ियां और पेड़ पौधे यहाँ दिखाई देते हैं। यहाँ लूनी नदी के अतिरिक्त और कोई महत्वपूर्ण नदी नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ये है लूनी रिवर। ठीक है, इसके अतिरिक्त और कोई नदी नहीं है। यह भी प्रायः बहुत छोटी और सूखी रहती है। पानी की कमी के कारण इस क्षेत्र का बड़ा भाग खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। अब इस क्षेत्र को खेती योग्य बनाने तथा यहाँ रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए सरकार भरपूर प्रयास कर रही है। यहाँ पर सरकार ने इंदिरा गांधी नहर नामक एक विशाल नहर का निर्माण कराया है। यह नहर सतलुज नदी से पानी की लेकर मरुस्थल के काफी बड़े क्षेत्र की सिंचाई कर रही है। जहां जहां से यह नहर गुजरती है वहां वहां हरे भरे खेत दिखाई देते हैं। ठीक है, मरुस्थल के बीच कुछ स्थानों पर पानी मिल जाता है और कुछ स्थानों पर छोटे छोटे तालाब दिखाई पड़ते हैं। ऐसे स्थानों को मरुद्यान कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मरुद्यान कहते हैं, और इंग्लिश में इसे ओसिस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इन स्थानों के आसपास हम हरे भरे पेड़ पौधे भी देखने को मिलते हैं। मरुद्यान में खजूर के कुछ वृक्ष भी उग आते हैं। पानी की उपलब्धता के कारण लोग मरुद्यान के निकट रहना पसंद करते हैं। यहाँ रहते हुए वे कुछ फसलें भी उगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ के किसान प्रायः उन्हीं फसलों को उगाते हैं जिन्हें कम से कम पानी की आवश्यकता होती है, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, दाल और चना। ठीक है, फिर पढ़ते हैं बच्चों लाइफ इन डेजर्ट एरियाज यानी कि इस मरुस्थलीय क्षेत्रों में जनजीवन। देखिए, मरुस्थल के लोग प्रायः स्थायी रूप से एक स्थान पर नहीं रहते। वे अपने पशुओं के लिए घास पानी की खोज में एक स्थान स्थान पर घूमते रहते हैं। ये प्रायः कबीलों में रहते हैं और लुहार का कार्य करते हैं। ये लोहे के गृह उपयोगी वस्तुएं बनाकर समीप के गांवों नगरों में बेचते हैं। इन्हें बंजारे कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें बंजारे कहते हैं। यहाँ अभ्रक, तांबा, जस्ता आदि के खाने हैं। बहुत से लोग इनमें काम करते हैं। यहाँ की पहाड़ियों के लाल पत्थर और संगमरमर भी निकाला जाता है यहाँ की पहाड़ियों से। ठीक है, राजस्थानी लोग अच्छे शिल्पकार भी होते हैं। वे संगमरमर की
मूर्तियां, पत्थर की वस्तुएं, लाख की चूड़ियां और हाथ से छपे वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान औद्योगिक रूप से भी विकसित हो रहा है। यहाँ सूती वस्त्र, चीनी, कांच, सीमेंट आदि के कुछ प्रमुख उद्योग भी हैं। ठीक है। राजस्थान के लोग चटक और चमकीली रंगों के वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, जैसे कि आप बच्चों यहाँ भी देख सकते हैं पिक्चर में इनका पहनावा कैसा होता है। ठीक है। पुरुष धोती कुर्ता और स्त्रियां लहंगा और चोली तथा सिर पर चुनरी ओढ़ती हैं। वे चांदी की भारी आभूषण पहनती हैं। यहाँ के लोग हिंदी व राजस्थानी बोलते हैं। यहाँ सभी त्योहार बड़े हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। होली, दीपावली, ईद, रक्षाबंधन के अतिरिक्त गणगौर और तीज यहाँ विशेष धूमधाम से मनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों। तीज के अवसर पर स्त्रियां श्रृंगार करके विशेष पोशाक पहनकर झूला झूलती हैं। राजस्थान के लोग नृत्य संगीत के शौकीन होते हैं। घूमर यहाँ का लोकप्रिय नृत्य है। राजस्थान के कठपुतली नचाने वाले संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध हैं। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, इसे गुलाबी नगर भी कहते हैं। ठीक है। जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं बच्चों। अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, जैसलमेर राजस्थान के अन्य महत्वपूर्ण नगर हैं। राजस्थान शूरवीरों की भूमि रहा है। वीर महाराणा प्रताप ने सारा जीवन अकबर से लोहा लिया और इतिहास में स्वर्णाक्षरों से अपना नाम अंकित करवाया। यहाँ के राजपूत वीर अपनी शान और आन के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। यहाँ के लोगों की मुख्य भाषा हिंदी है। ठीक है बच्चों। अब पढ़ते हैं अगला अद्भुत तथ्य किसके बारे में, राजस्थान के बारे में। उत्तरी अफ्रीका का सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है ना। सहारा डेजर्ट जो अफ्रीका का है वो सबसे बड़ा विश्व में मरुस्थल है। कालाहारी दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में है ये डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट बच्चों दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, यानी कि साउथ अमेरिका में है। सोनारा मैक्सिको में है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल तथा गोबी मंगोलिया विश्व के अन्य मुख्य मरुस्थल हैं। मरुस्थल सदैव रेतीली व गर्म नहीं होते। विश्व में चट्टानों वाले व ठंडे मरुस्थल भी हैं। यूरेशिया का टुंड्रा और अंटार्कटिका का महाद्वीप भी मरुस्थल है, जो वर्ष में 10 से 12 माह तक बर्फ से ढके रहते हैं। ऊंट मरुस्थल का अत्यधिक महत्वपूर्ण पशु है। इसका प्रयोग बोझा ढोने व यातायात के लिए किया जाता है। यह मरुस्थल में बिना भोजन किए व बिना पानी पिए कई दिनों तक जीवित रह सकता है। विशाल गद्देदार पैरों के कारण यह गर्म रेत पर सरलता से चल सकता है। अपनी लंबी टांगों से यह लंबी दूरी जल्दी तय कर लेता है, इसीलिए इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ठीक है बच्चों। इसके अतिरिक्त भी ऊंटों से अनेक कार्य किए जाते हैं। वे कुओं से जल निकालते हैं तथा भारी गाड़ियों को खींचते हैं। लोग यात्रा के समय ऊंट गाड़ियों का प्रयोग करते हैं। खेतों में हल आदि चलाने का कार्य ऊंट ही करते हैं। बहुत से लोग समूह बनाकर ऊंटों पर बैठकर मरुस्थल पार करते हैं, इसे कारवां कहते हैं। ठीक है। आइए दोहराते हैं बच्चों इस पाठ में और क्या क्या बिंदु आए हैं। महान भारतीय मरुस्थल के पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा है। पानी की कमी के कारण यहाँ वनस्पति की भारी कमी है। यहाँ पर सरकार ने इंदिरा गांधी नहर नामक एक विशाल नहर का निर्माण कराया है। मरुस्थल के लोग प्रायः स्थायी रूप से एक स्थान पर नहीं रहते। राजस्थान के कठपुतली नचाने वाले लोग संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध हैं। वीर महाराणा प्रताप ने सारा जीवन अकबर से लोहा लिया और इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अपना नाम अंकित करवाया। ठीक है बच्चों। तो यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। आशा है आप सभी को ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा बच्चों। हम मिलते हैं अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ। तब तक कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।